हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। JPRS क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन चैप्टर वैदिक सभ्यता के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। इसी से संबंधित आपको बताएं कि मैंने बताया था कि आपको वैदिक सभ्यता के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, तो उनका अपन वर्णन करेंगे। तो वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे तो पहली चीज़ मैंने बताई थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि हमारी जो वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। तो पहली चीज़ तो आपको यही ध्यान रखनी है कि सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता क्या है? ग्रामीण सभ्यता। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा ये है कि वैदिक सभ्यता का जो उत्पन्न हुआ या फिर इसके संस्थापक हैं कौन है? तो आर्यों को इनका संस्थापक माना जाता है। आर्य जो है, आर्यों के लिए भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विद्वान है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य है जो मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मूलर। तो इस हिसाब से अलग अलग जो विद्वान हैं उनके अलग अलग थॉट हैं। तो वैदिक सभ्यता के जो अपन स्टार्टिंग की बात करें तो आर्यों को इनका संस्थापक माना गया है। और आर्य किसी जाति का बोध नहीं कराते। इसमें बताया है कि आर्य किसी जाति का बोध नहीं कराते। तो यह एक क्या है? एक गुणवाचक शब्द है। और आर्यों का गुणवाचक शब्द है, तो फिर आर्यों का क्या अर्थ है? आर्यों का अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ या सुसंस्कृत। क्या अर्थ है? उत्तम, श्रेष्ठ या सुसंस्कृत। उत्तम, श्रेष्ठ या सुसंस्कृत, ये आर्यों का अर्थ बताया गया है। यानी वह व्यक्ति जो अच्छा आचरण करने वाला हो, उसे अपन क्या कहेंगे? आर्य। तो वैदिक सभ्यता आर्यों को संस्थापक माना गया है। आर्य गुणवाचक शब्द है, इसका कोई जाति विशेष से कोई इसका संबंध नहीं है। और आर्यों का अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ या सुसंस्कृत, यानी अच्छे कर्म करने वाला, अच्छा आचरण करने वाला। इसमें बताया गया आगे कि आर्य मूलतः भारत के निवासी थे, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनकी व्याख्यात्मक जो की है कि आर्य मध्य एशिया से आए। कोई कह रहा है आर्यों की उत्पत्ति अलग अलग वंशों से हुई। तो सबके अलग अलग विचार रहे हैं। इसी के संबंध में बताएं कि वैदिक साहित्य में इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से रहे। तो वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक और छठ वेदांग, ये इनके प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं किनके? वैदिक साहित्य के। तो देखो, इनमें भी अपन बात करें कि वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में वेद की बात करें तो वेद अपने देखो कितने हैं? 4 हैं टोटल। ऋग्वेद, आप लिखते जाओ, ऋग्वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, तीसरा है आपका सामवेद, चौथा है आपका अथर्ववेद। तो ये आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहला जो आपका वेद है वो ऋग्वेद है, ठीक है। फिर आपका यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। हम इन वेदों में भी बात करें थोड़ी सी डीप, तो इसमें जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों का जो वर्णन किया गया है वो ऋग्वेदिक कालीन में किया गया है। जो उत्तरवेदिक कालीन में आपका जो चौथा वेद है वो क्या है? अथर्ववेद, उसका वर्णन उत्तरवेदिक काल में किया गया है। अब ये है ब्राह्मण, ये अपने फिर इस हिसाब से उन्होंने 4 वर्णों की बात की। 4 वर्ण, यानी ऋग्वेद के आप में पुरुष सूक्त में आपके जो ऋग्वेद है उसके 10वें सूक्त जो पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया है कि वर्णन का वर्णन किया गया है, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र की ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है। तो इसमें अलग प्रकार से बताई व्यक्ति की जो ब्राह्मण की उत्पत्ति व्यक्ति के मस्तिष्क से की गई है, भुजंग से फिर क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, ठीक है, जांघू से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और फिर जो शूद्र है इनकी पैरों से उत्पत्ति शूद्र की बताई है। तो ये ऐसे 4 वर्ण बताए गए थे। तो ये वैदिक साहित्य में इसका अध्ययन करते हैं। तो वेद, ब्राह्मण, उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है, पहली चीज तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद, उप प्लस निषद। उप यानी समीप, यानी पास बैठना, निषद यानी बैठना। तो इसका अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना, यानी समीप बैठना। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है आपको। और उपनिषद एक वेदों का ही एक भाग है, वेदों के एक अंतिम भाग है ये, वेदों का
अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। उपनिषद का दूसरा नाम क्या है, तो इनको क्या कहते हैं, वेदांत। यह आप इसका ध्यान रखोगे। फिर इसी से संबंधित आरण्यक और फिर सठ वेदांग। अब ये सठ वेदांग कौन कौन से हैं, सठ वेदांग का भी आपने देखा होगा कि ये जैसे सप्तांग का साप्ताहिक सिद्धांत है, वो सप्तांग सिद्धांत उस हिसाब से सठ वेदांग हुए। तो सठ वेदांग में अपन बात करें तो ये सठ यानी छः वेदों के अंग बताए गए हैं, जिसमें आपके अलग अलग हैं। शिक्षा आप लिख सकते हो इसमें नोट्स के रूप में, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये आपके कितने हैं, 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो यह आपके सठ वेदांग है। तो इसका वर्णन यह आप ध्यान रखो कि दोबारा आप लिख सकते हो, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यह आपकी 6 हो गई टोटल। तो यह आपके सठ वेदांग है। इसका वर्णन अपन, इसका जो वर्णन है वो किस में किया गया है, वैदिक साहित्य में। इसी के समकक्ष हम दूसरा देखें कि वेद, इनका वर्णन बता भी दिए कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादूटोना का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद जो गद्यपद का वर्णन है, यजुर्वेद जो गद्यपद में लिखा गया है। सामवेद यानी संगीत से संबंधित है। ऋग्वेद सबसे पुराना और प्रथम वेद है। तो इन जो ऋग्वेद, इन तीनों का वर्णन ये जो है आपकी ऋग्वेदिक काल में किया गया है। अथर्ववेद का वर्णन जो है उत्तरवेदिक काल में किया गया है। इस हिसाब से आपके टोटल कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। इनका आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ में इसमें बात करेंगे वैदिक सभ्यता की विशेषताएं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ साथ में वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वैदिक सभ्यता की अपन विशेषताओं की बात करें तो पहले अपन बात करते हैं इनके राजनीतिक संगठन की। राजनीतिक संगठन की बात करें तो देखो, इसमें पहले अपन बात करते हैं इनमें राजनीतिक संगठन कैसे, कुल, ग्राम, विश्व, जनपद और महाजनपद। ये अपने इसकी अपन बात करें तो राजनीतिक संगठन की देखो, इसमें देखो इनका अपन दोबारा वर्णन करेंगे। पहले आपको ये पढ़ा देता हूँ मैं कि इनकी विशेषताओं में पहला है आपका राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन पहले क्या इकाई है, परिवार। फिर आपको अपन क्या कहेंगे, कुल। कुल से कुल जो कुछ से परिवारों को मिलकर फिर क्या बना, ग्राम। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, कुल, ग्राम, फिर विश्व, फिर आपके क्या हुआ, जन और फिर राष्ट्र। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इनका जो क्रम क्या है, इनका कई बार क्रम पूछ लेते हैं, तो आप क्रम इसका ध्यान रखेंगे, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो ये आप इसका ध्यान रखेंगे। ये इसका राजनीतिक संगठन की बात करें। इसी से संबंधित मैं आपको पहले एक बता दूं कि देखो इसके अपन बात करें तो पहले तो आपका हो गया कुल, फिर हो गया ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर जनपद और फिर महाजनपद। अब इसमें आपके वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने महाजनपद ही पढ़ते हैं। तो पहले सबसे छोटी का ये कुल या परिवार, फिर जो इसका कुलाधिपति, इसका जो प्रमुख होता है ग्राम का ग्रामपति। ठीक है, कुल, ग्राम, विश्व, फिर जन, फिर जनपद और फिर महाजनपद। महाजनपद का वर्णन बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का एक ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, उसमें महाजनपद का वर्णन किया गया है और उनमें टोटल 16 महाजनपद बताए गए हैं। लेकिन अपन उसी हिसाब से अपन पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात करें, पाणिनि की अष्टाध्यायी में टोटल 22 जनपद बताए गए हैं। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग इन पर विचारेंगे। 22 महाजनपद हुए हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी ये एक संस्कृत का प्रथम जो ग्रंथ माना गया, संस्कृत का प्रथम ग्रंथ, और एक संस्कृत ये महाकवि हुए हैं पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा। संस्कृत का यह प्रथम ग्रंथ माना गया है। तो यह आप ध्यान रखेंगे। महाजनपद की भी बात करें अपन, महाजनपद कितने हुए हैं, 16 हुए हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है और इनकी राजधानी नाम याद रखनी है, नाम और राजधानी, यह आपको ध्यान रखनी है। अब महाजनपद की भी आपको मैं एक बार नाम बोल कर सुना देता हूँ। महाजनपद जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मक, सूरसेन,
गांधार, कंबोज, ठीक है, पांचाल, ये कितने हो गए आपके? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मक, सूरसेन, अवंती, गांधार, कंबोज। ऐसे आपके ये 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपदों की इनको आपको ये राजधानी भी याद रखनी है और इनका वर्णन बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के ग्रंथ परिशिष्ट परिवन, आप लिखते जाओ साथ साथ में, परिशिष्ट परिवन में इनका वर्णन किया गया है, जिनमें इनके महाजनपदों की संख्या कितनी बताई गई है? 16। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ अगर आगे बात करें तो आगे अपन इसमें बात करते हैं कि जन यानी लोग। जन का जो नेता होता था वह गोप कहलाता था, जिसे रक्षक या राजन भी कहलाते थे। जन का नेता कौन है? गोप, जिसे रक्षक भी कहते हैं, जिसे राजन भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जन का नेता क्या कहलाता है? गोप। इसी के हिसाब से हम इनके जो गोप, रक्षक या राजन है, इनके निर्वाचन की बात करें तो राजन का निर्वाचन किसके द्वारा? प्रजा द्वारा, यानी जो लोग हैं, जनता है, उसके द्वारा इसका निर्वाचन होता था। और जनता का निर्वाचन प्रजा द्वारा सर्वोच्च अधिकारी, ये है ना जो जन है यानी लोग, उनका जो नेता है उनका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? राजन। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इनकी बात करते हैं सामाजिक जीवन की। वैदिक सभ्यता की पहली अपनी विशेषता दी थी राजनीतिक संगठन, दूसरी अपने सामाजिक सिद्धांत। सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं तो सामाजिक जीवन की बात करें तो 4 वर्ण हुए हैं। 4 वर्ण मैंने पहले भी आपको बता दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति जांघों से हुई है, ठीक है, और क्षत्रिय इनके भुजाओं से हुई है, और मस्तिष्क से उत्पत्ति हुई है ब्राह्मण की। ऐसे 4 वर्ण इसमें बताए गए। वर्ण व्यवस्था जन्म पर न आधारित होकर कर्म पर आधारित थी। देखो वैदिक सभ्यता की अपन बात करें तो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। लेकिन हम उत्तर वैदिक काल में बात करें तो आज उत्तर वैदिक काल के जो रूल नियम है या फिर उत्तर वैदिक काल द्वारा जो निर्धारित की गई पद्धति है वो आज भी चल रही है। यानी ऋग्वेदिक काल में क्या था कि ऋग्वेदिक काल में जन्म न होकर कर्म पर आधारित थी। कर्म प्रधान किस में था? ऋग्वेदिक काल में, जबकि जन्म किस में बता दिया है? उत्तर वैदिक काल में। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि ऋग्वेदिक काल था, उसमें क्या था कि कर्म के आधार पर व्यक्ति को उसका जो वर्ण निर्धारित किया जाता था, जो कि उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर उसका जो वर्ण है वह निर्धारित किया जाता है। यह आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ में हम बात करें तो ऋग्वेदिक काल जन्म पर न होकर क्या है? कर्म पर आधारित थी। इसके परिवार की बात करें तो समाज की जो मूल इकाई है वो क्या थी? परिवार थी, जिसमें संयुक्त परिवार प्रथा यानी संयुक्त रूप से यानी एकल परिवार नहीं था, संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। उनमें जो मुखिया था वो कौन था? पुरुष इनका मुखिया हुआ करता था, जिन्हें अपन गृहपति कहते हैं। स्त्री को भी इसमें सम्मान का दर्जा दिया गया है। हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की। उच्च शिक्षा को सबको अधिकार था, जिसमें उच्च शिक्षा की बात करें तो गार्गी, मैत्रेयी और गंधर्व, गर्हिता आदि विदुषी महिलाएं हुई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैदिक सभ्यता से संबंधित महिलाओं का वर्णन जो इसमें गार्गी, मैत्री, गंधर्व, गरिता, ये आपको नाम ध्यान रखना है। इसमें अपन बात करें तो विभिन्न जो हुए हैं इसमें आश्रम और वर्ण व्यवस्था हुई है। आश्रम और वर्ण व्यवस्था की बात करें तो आश्रम और संस्कार व्यवस्था 4 आश्रम हुए हैं। इसमें ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 आश्रम कौन से हुए हैं? ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। 16 संस्कारों में देखो इसमें कुछ संस्कार बताए गए हैं, जैसे पुंसवन है, अन्नप्राशन है, मुंडन है, नामकरण है, विद्यार्जन है, विवाह संस्कार है। ये आपके 16 संस्कारों में कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। तो ये अपन वैदिक सभ्यता में ही पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ में जो वैदिक सभ्यता के जो भोजन, वेशभूषा एवं मनोरंजन, इसकी अपन बात करें तो इसमें भोजन की एवं बात करें तो कौन कौन से फसलों का ये उत्पाद करते थे, किसका यूज करते थे? तो गेहूँ, जौ, चावल, उड़द, दूध, दही आदि का ये प्रयोग करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस किस चीज़ का ये प्रयोग करते थे। तो भोजन में गेहूँ, जौ, चावल, उड़द, दूध, दही का ये प्रयोग करते थे। और वेशभूषा की बात करें तो सूती कपड़े पहनते थे, ऊनी कपड़े पहनते थे, रेशमी, तीनों तरह के वस्त्रों का उपयोग करते थे, यानी सूती, ऊनी और रेशमी, तीनों तरह के कपड़ों का ये उपयोग करते थे। इसी के साथ में रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार और मल्लयुद्ध
इनमें ये विश्वास करते थे और आदि को मनोरंजन के साधन मानते थे। वाद्य यंत्रों की बात करें तो वाद्य यंत्रों में वीणा, बांसुरी, सरव, झांझ एवं मृदंग आदि का ये प्रयोग करते थे। तो ये अपन ने आज बात की वैदिक सभ्यता में इनकी विशेषताएं एवं वैदिक सभ्यता में किस प्रकार की वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, यानी एक ग्रामीण सभ्यता है। यह आपके रीट सिलेबस रीट SST 2021 जो सिलेबस है उसकी अपन ने बात की। तो आपका जो प्रथम यूनिट है इसमें जो भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं सुधार, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन एवं बौद्ध धर्म और एक बचा है आपका महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के बाद में महाजनपद काल का भी अपन अगले चैप्टर में वर्णन करेंगे। इससे पहले अपन सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनका अपन वर्णन करेंगे। जो पिछले प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनका अपन वर्णन करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ साथ में आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इसके साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहिए। जो मैंने कई चीज़ें हैं जैसे सठ वेदांग है, इनका मैंने बताया कि कौन कौन से हुए हैं, वेद हैं, ब्राह्मण हैं, उपनिषद का क्या अर्थ है, तो ये चीज़ साथ साथ आप नोट्स में लिखा कीजिए। तो आज का आपका जो वैदिक सभ्यता वाला जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।